नहीं फोकस हियर। हाँ देखेंगे इधर। हम लोग कल कौन सा रिएक्शन कर रहे थे बोलो? कैन आई से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? हेलो एरिन्स का बोलो। कौन सा जल्दी बोलो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से का जल्दी बोलो? हेलो एरिन्स का। इसका एक एक करके लास्ट में डिस्कशन हुआ था। हम लोग रिएजेंट्स एक बार लिखेंगे, उसको रिवाइज करते हैं पहले, उसके बाद हम आते हैं। सारे बच्चे रेडी हो जाना। हम लोग पढ़ रहे थे ईएसआर। कौन सा पढ़ रहे थे जल्दी बताइए? ईएसआर फुल फॉर्म बता दे एक बार सारे बच्चे। इलेक्ट्रोफिलिक। फिर बोलना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बातें बंद करो प्लीज। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए ध्यान देंगे सभी कोई। अगर मैंने यहाँ पे एक हेलो अल्केन कंसीडर कर लिया, हेलो एरीन, सॉरी फॉर दैट, लिंक विथ मान के चले क्लोरीन, कैसे से लिंक है क्लोरीन, बातें बंद प्लीज, इधर देखिए। अब इसको रिएक्शन कैसे से कराना है? क्लोरीन से, Cl2 से। रिएजेंट अगर एनसीईआरटी में पढ़े होगा तो यहाँ लिखा होगा AlCl3। Al क्या चाहिए? Cl3। ये नहीं लिखा हो तो आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा FeCl3। एक एक चीज समझिएगा, ठीक ना? एनसीईआरटी का फुल कवरेज बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या है और चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है सारा। AlCl3 या FeCl3, ये एक्चुअली क्या होता है पहले समझ जाइएगा। लिविस एसिड होता है, ये मैंने कल डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, तो और डेप्थ में जाके चीजों को समझ लेते। अब इसमें देखोगे तो अगर एल्यूमिनियम के बारे में बात किया जाए बच्चे, तो एल्यूमिनियम क्लोरीन से लिंक होता है। किससे लिंक होता है? क्लोरीन से। 3 क्लोरीन से लिंक है। बट इस एल्यूमिनियम का वैलेंसी अभी बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? ये बताओ, हर के साथ ऑक्टेट होना चाहिए, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। एक, दो और कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और 3 तो इसके साथ मिलेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए जल्दी बताओ? क्लोरीन के। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअली? तो इसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बैलेंस के लिए। हमको तो ऑक्टेट तो एटलीस्ट चाहिए बैलेंसिंग के लिए। तो इसका एक डब्बा क्या होता है? खाली। और जो डब्बा खाली है वो बताइए, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसे चाहिए, एक्सेप्ट करेगा ये। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेप्टर। और लेविस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसे हम लोग एसिड कह देंगे। क्या कह देंगे? एसिड। तो दैट्स व्हाई FeCl3 के साथ भी सेम केस, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, दो इलेक्ट्रॉन को, और ऐसे को हम लोग कौन सा एसिड कह देंगे? लुईस एसिड। हम लोगों ने पढ़ा है क्या ये चीज पिछले सेक्शंस में, मतलब जूनियर क्लास में? तो लुईस एसिड कहते हैं इसको। अब इसको फुलफिल कौन करेगा? मेरी बात को बेसिक समझ, हम लोगों ने कल ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं थोड़ा बेसिक्स जानबूझ के आपको बता दे रहा हूँ ताकि एक ओवरऑल आइडिया लग जाए। ये क्लोरीन जो आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन के साथ बच्चे नौ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो यहाँ से कैसे, 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर है। जो इसने शेयर कर रखा है, दो क्या कर रखा है जल्दी बताइए? शेयर। अब ये क्या करेगा क्लोरीन, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बट वही 2 इलेक्ट्रॉन देगा जो इसके पास एक्स्ट्रा होगा। तो ये क्या करता है, जब कभी हम इसे रिएक्शन कराने जाते हैं और इसको हीट कराते हैं, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेके निकल जाएगा। ठीक है? जैसे निकलेगा तो क्लोरीन पे एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। बोला आया नहीं आया? तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे कैसा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज। कैसा चार्ज? और पीछे किसको छोड़ के चला गया? प्लस को। आ गया? जैसे ये छोड़ के चला गया, ऐसा इन्फ्लुएंस क्यों हुआ क्लोरीन? क्योंकि इसको पता लगा कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मेरा रिलेशन AlCl3 के साथ बन जाएगा। अरे बोलो आया नहीं है? तो किसको क्या छोड़ दिया? ये Cl+। तो ये Cl+ जो है, इसी को तो बच्चे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसे ही क्या कह देते हैं? तो इसे आप क्या कहेंगे बोलिए? इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोफाइल। और रिएक्शन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। है समझ में? अब ये क्लोरीन चला गया किसके पास जल्दी बताइए? एल्यूमिनियम के पास। देखते चलिए, चला गया। इससे गया एल्यूमिनियम के पास, तो इसने जो प्रोडक्ट बनाया AlCl4, बनाया नहीं बनाया, और इस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। कैसे चार्ज आ गया? एक्स्ट्रा चार्ज आ गया क्लोरीन के कारण। एक्स्ट्रा चार्ज है माइनस या प्लस? माइनस, तो माइनस चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या आ गया इसके बाद? AlCl4 कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। पीछे किसको छोड़ दिया जल्दी बताइए? Cl+ को छोड़ दिया। अब ये Cl+ अटैक करेगी, कल ही मैंने बताया था। अगर इस क्लोरीन को अगर इंस्ट्रक्शन देना हो
कि भैया तुम आ रहे गेस्ट को कहाँ बैठाओगे, तो कहाँ बैठाएगा? ऑर्थो पे और किस पे जल्दी बताइए? पारा पे। मेटा पे बैठाएगा क्या? नहीं। ऑर्थो पे और क्या चीज पे? पारा पे। इसीलिए कल जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे, वो प्रोडक्ट क्या मेरा ऐसा कुछ बन रहा। यहाँ पे आप बना रहे होंगे क्लोरीन, और एक प्रोडक्ट में और फिर से आप बना रहे होंगे क्लोरीन, और आपको ऑर्थो और पारा सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो ऑर्थो और पारा सब्स्टिट्यूशन कराइए। ऑर्थो और पारा सब्स्टिट्यूशन आया नहीं आया, एंड दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्यों वर्ड यूज हुआ? यहाँ पे क्या चीज हट रहा है भैया? एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो हाइड्रोजन होगा, क्या होगा जल्दी बताओ? हाइड्रोजन क्या होगा? वही हाइड्रोजन यहाँ पे हट जाता है, उसकी जगह कौन आ जाता है? क्लोरीन। और वो जो हाइड्रोजन हटा, वो हाइड्रोजन भी प्लस के फॉर्म में हटा होगा। हाइड्रोजन जो यहाँ से रिप्लेस हुआ, किस फॉर्म में रिप्लेस हुआ? प्लस के फॉर्म में। यही H प्लस फिर जाता है AlCl4 के पास। किसके पास जाएगा जल्दी बताइए? Cl4 के पास। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये माइनस और ये, इसको पता है एक्स्ट्रा, इसका अपना क्लोरीन तो 3 ही है, बट एक क्लोरीन एक्स्ट्रा आया है, तो उस क्लोरीन को लेके ये सोच के बता दो क्या बना देगा? H प्लस और Cl मिलके क्या बना देगा? HCl, और बदले में फिर से क्या बन जाएगा? AlCl3, बिकॉज इट इज नथिंग बट दिस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। कैसे वर्क कर रहा है ये? कैटलिस्ट का काम क्या होता है बोलिए? रिएक्शन को करा देना, बट खुद पार्टिसिपेट, सब कुछ ये करके चला गया, बट फाइनली क्या बन गया बताइए? AlCl3 था, AlCl3 ही रह गया। एक्स्ट्रा में आपके HCl बन जाता है, तो चाहो तो आप HCl लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है रिएक्शन। क्या सभी को ये रिएक्शन समझ में आई? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोसीड किया हम लोगों ने आगे, और प्रोसीड किया हम लोगों ने ऐसा कुछ कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने बेंजीन रिंग बनाया, यस और नो, और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। क्या लगा दिया? क्लोरीन। कल मैंने बताया था इसका इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा, और ये क्या शो करेगा? प्लस आर या माइनस आई? प्लस आर शो करेगा इस केस में। नहीं तो अगर खुद रिएक्ट करना हो तो माइनस आई। इसके साथ अगर रिएजेंट आप एनसीईआरटी को पलट के देखोगे बच्चे, तो वहां पे ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, वो कंसंट्रेटेड HNO3, और साथ ही साथ आपको मिलेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड दोनों फॉर्म में मिलेगा, और ये मिलके बच्चे याद रखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक ना? और ये मिलके आपको NO2 प्लस आयन देता है। कौन सा आयन देता है? NO2 प्लस आयन। और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल प्लस या माइनस, अटैक करना पड़ेगा तो ऑर्थो और किस पे? पारा पे। तो आप आराम से इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, और आर्थो और पारा पे अटैक करा, यहाँ पे हो जाएगा NO2, और फिर से यहाँ पे रिएक्शन कराओगे, और यहाँ पे भी क्या अटैक करा दोगे? हालांकि ये रिएक्शन लिख लिया होगा, इसी रिएजेंट का तो मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? उसके बाद एक रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम भी बता दो। कैन दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड एज, बोलो सब कोई। दिस इज कॉल्ड एज, बोलो सब कोई, क्या कहना इसे? हैलोजिनेशन। और यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो इसे स्पेशली क्या कह देंगे? क्लोरीनेशन। क्या कह देंगे बताओ यहाँ से? क्लोरीनेशन। इसके लिए क्या बोला था टर्म, जल्दी बताओ यहाँ से? एनोटोन। तो क्या मैं कॉपी में लिखा हूँ? नाइट्रेशन। क्या लिखा हूँ? नाइट्रेशन। काफी आसान, काफी इजी। तो जब कभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पारा पे। सिमेट्रिसिटी की वजह से ऑर्थो और पारा में, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है या पारा प्रोडक्ट है, ऑलवेज यू नो दैट द पारा डोमिनेट्स ओवर व्हाट, जल्दी बताइए? ऑर्थो। मतलब ये आपका मेजर बनेगा, और ये क्या बनेगा? माइनर। इसके पीछे रीजन ये दिया गया कि कभी कभी इन दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होता है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। ये दोनों नजदीक है या दूर है? तो रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी ना। और उसका शेप भी सिमेट्रिक नहीं होता। अगर मैं इसको एक लैटिस के अंदर फिट करने की कोशिश करूं, लैटिस मतलब कि मुझे एक जगह इसको फिट करना है, तो आप ही बताओ ना, सिमेट्रिसिटी आपको कहाँ ज्यादा नजर आ रही है? 12 पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे? 12 पे। इसको एडजस्ट करना थोड़ा आसान है, इसको एडजस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, और नाइट्रो खुद में बड़ा होता है, तो क्लोरीन के साथ क्या करने लगेगा? वो रिपल्सन। स्टेबिलिटी कम, तो इसलिए माइनर, और ये क्या चीज? मेजर। सिमिलर गोज विद द थर्ड रिएक्शन। रिएक्शन आपका क्या था? ऐड ऑन कर लेना बस, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या वहां पे एक रिएक्शन हम लोग लिखा है, दैट रिएक्शन वाज सल्फोनेशन। क्या लिखा है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए आपको किया गया था, क्या क्या ऐड हो गया था? जल्दी बोलो सब कोई। कहना से ऐसे करके रिएक्शन था हमारे पास, यहाँ पे क्लोरीन या कोई भी हेलोजन लगा लो। यहाँ पे अगर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दे, क्या दे बताए यहाँ से? कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर आपको H2SO7, इसे ओलियम कहा जाता है। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? हम लोग जाके पढ़ेंगे आगे जाके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ब्लॉक एलिमेंट में? पी ब्लॉक एलिमेंट।
जब कभी हम लोग सल्फर के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में ज़िक्र है। एन फैमिली के अंदर देखो, तीन ऑक्सीजन होता है, कोई स्टाइल से टिपो, बेस सल्फर आता है, ऑक्सीजन नंबर बताओ उसका 16 एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन के किधर आता है? नीचे, और सल्फर से ही बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ओलियम एज इसका बेस इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई भी आपको दे दे, तो आपको याद रखना है कि इससे क्या इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। सजेस्ट करूँगा, यहाँ SO3H+ यहाँ पे ठीक ना? और इसको सल्फोनाइल कहा जाता है, वहाँ से क्या बना जल्दी बताइए? सल्फोनेशन। एज़ यूजुअल जैसा प्रोडक्ट बना रहे थे, बताओ पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो? ऑर्थो या पारा? ऑर्थो, और दूसरा क्या बनेगा? पारा। बनाते चल जाइए और आंसर लेते चल आइए। बट याद रखिएगा ये चीज़ अगर आपको दे दे, तो ये बनाते चल जाइए। लास्ट में रिएक्शन दे रखा है। इज़ दिस रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट? हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट। पूछता तो काफ़ी बार है। आसान है, ध्यान रखेंगे। इससे हम प्रोसीड करके और भी रिएक्शंस करेंगे। ये क्लियर है यहाँ से? उसके बाद मैंने आपको कल पढ़ाया था, दैट वाज़ फ्रीडल क्राफ्ट, बताया था? अल्काइलेशन। क्या पढ़ाया था जल्दी बताइए? अल्काइलेशन। आप शब्दों को गौर करते चलिए, इट्स नॉट अ बिग डील। अल्काइलेशन कहीं न कहीं कौन से शब्द से मिलके आया बोलो सब कोई? इस वर्ड में समझिए यहाँ से क्या चीज़? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन किससे कराया था? वेरी गुड। क्या चीज़ जल्दी बताइए? CH3+ से करा, CH3Cl लिए थे, और यहाँ पे फिर से आपको एक लेविस एसिड देखने को मिल जाएगा, FeCl3 या AlCl3। कोई भी लेविस एसिड को आप ले सकते हैं, ठीक है? लेविस एसिड का काम यही है, ये एक्स्ट्रा क्लोरीन को ले लेगा, तो खुद क्या बना देगा बताओ यहाँ से? FeCl4- और बदले में क्या छोड़ देगा? CH3+ या माइनस प्लस, तो कहाँ-कहाँ वो ऐड हो जाएगा? ऑर्थो एंड para पे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आराम से लिखते चले और CH3 ऐड करते चलो। कहाँ-कहाँ पे जल्दी बताइए? ऑर्थो और para पे। बताने की ज़रूरत नहीं मेजर प्रोडक्ट कौन-सा होगा। अगेन कहूँगा ये मेजर होगा और ये क्या हो जाएगा? माइनर। क्या अब क्लियर हो रहा है? बनेगा यहाँ से? दिस क्या चीज़? अच्छा यहाँ माइनर लिख दिया मेजर। ये क्या हो जाएगा? माइनर, और ये क्या हो जाएगा? मेजर। क्या सारे बच्चे बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? The first reaction was called as a halogenation. The second one is the nitration. The third one is sulfonation, and fourth one is Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts क्या चीज़ बताइए? अल्काइलेशन। फिफ्थ, पांचवा आपको कराना है, ठीक ना? एंड द फिफ्थ रिएक्शन इज, पांचवा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, क्या था बताइए ऐसे? एसाइलेशन। क्या था बताइए ऐसे? एसाइलेशन। इसमें क्या यूज करते थे? हेलो, हाँ सर। हाँ सर, क्वेश्चन बन गया था क्या, वो बोला? हाँ हाँ, हेलो सर। तो ठीक है, आइए ना 10 बजे बात करते हैं। 10 बजे आएंगे ना? आइए ना। कल है, कल है। आइए ना। चलो फोकस है। एफसी क्या है जल्दी बताइए? एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप कौन सा था बच्चे बताओ यहाँ पे? कहना इसे CH3CO और क्या चीज? Cl। CH3CO और क्या चीज? Cl। इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? एसाइल या अल्काइल? एसाइल ग्रुप। तो क्या इसमें जो ग्रुप निकला इसमें कैसा चार्ज था? प्लस या माइनस? प्लस। कहाँ कहाँ ऐड होगा? ऑर्थो पे और पारा पे। इसके साथ भी आपको लेना पड़ेगा AlCl3 को। चाहो तो ऑप्शन में आप FeCl3 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन आप सेम कराओगे, ये ले लोगे यहाँ पे क्लोरीन, ऑर्थो और पारा पे प्रोडक्ट बनाना है तो ऑर्थो और पारा पे प्रोडक्ट बनाइए, ये Cl लिखिए, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? COCH3। और यहाँ भी क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? क्या बोलो सब कोई? CO क्या चीज? CH3। ये ऑर्थो वाला और ये कौन सा वाला? पारा वाला। यहाँ दो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, मेजर माइनर आपको पता है। क्या यही रिएक्शंस हम लोगों ने कल लिखा था? क्या सारे रिएक्शंस क्लियर हैं आप लोग को? दिस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसी को कोई दिक्कत? ये रिएक्शंस थे। अब इसमें कुछ एड ऑन रिएक्शंस भी होते हैं, पहले वो समझने के लिए ये समझ जाओगे ना कैसे करना है। क्लियर है यहाँ से? तो बस ये रिएजेंट याद रखना, ऐसे रिएजेंट्स अगर आपको दे दें, कभी घबराइएगा नहीं, वो रिएजेंट्स बस एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया प्रोडक्ट बना। होप सो सारे बच्चे को क्लियर हो रहा होगा। 1 भी क्लियर है, 2 भी क्लियर है। विदाउट ठीक ना? अब सुनो, इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस और होते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज, पहला रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलो?
FITT कौन सा रिएक्शन बताइए? फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन भैया क्या इस कैटेगरी में फॉल करता है? नहीं। हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NSR भी पढ़ा इसका। मतलब नाइट्रो ग्रुप लगा के हम लोग जो रिएक्शन करा रहे थे। हम लोगों ने ESR भी पढ़ा। ये कौन सा रिएक्शन है भैया? ये कैटेगरी है रिएक्शन विथ मेटल्स का। रिएक्शन विथ किसका जल्दी बताइए? विथ मेटल। ये रिएक्शन बहुत आसान होता है और इस रिएक्शन के अंदर फिटिक रिएक्शन हम लोग कैसे करा? चलिए समझिए। आपको बेंजीन रिंग लेना है। क्या लेना है जल्दी बताइए? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग। उसके साथ एक हैलोजन लगा दो। लगा दिया? फिर आपको सोडियम लेना है क्योंकि रिएक्शन विथ आप क्या कर रहे हो जल्दी बताओ? मेटल। तो मेटल में एक सोडियम ले लिया आप। सोडियम के दो एटम्स आप ले लेंगे। ठीक ना? काफी इजी और सेम रिएक्शन है। डायरेक्ट नेम याद रखो और इसको फिर से हैलोजन लगा के एक फिनाइल। समझ में आया? दो हैलोजन वाले हेलो एरिन्स ले लिया। ये भी हेलो एरिन है। ये भी क्या है? हेलो एरिन। और दो किसके ले लिए? सोडियम एटम ले लिए। अब यहाँ पे दो सोडियम है। एक सोडियम इसके साथ जाएगा और एक सोडियम इसके साथ। तो क्या मैं इसको पूरा घेरा लगा दूं? इसके साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा। मान लो अगर ये Cl होता तो क्या बनाता? NaCl। कितना मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल। NaCl इसके साथ भी, NaCl इसके साथ भी। अगर यहाँ पे Br होता तो NaBr इसके साथ भी, NaBr इसके साथ भी बना लेता। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, बस इस दोनों फिनाइल रिंग को आपको डायरेक्ट अटैच कराना है। क्या करना है? अटैच। जैसे अटैच कराओगे दिस रिएक्शन विल कम। इस तरीके से दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे और यहाँ पे डाइफिनाइल का फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन होगा डाइफिनाइल और Na और X मिलके ट्वाइस ऑफ Na और X बना देंगे। एंड दिस सिंपल रिएक्शन कॉल्ड एज कौन सा रिएक्शन? फिटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फिटिक रिएक्शन। याद रखना हम लोगों ने सब में ESR पढ़ा है, NSR पढ़ा है। ESR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NSR सॉरी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NSR की सारी कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है? ESR की। किसकी जल्दी? ESR। और ये रिएक्शन विद क्या है जल्दी बताइए? मेटल्स। और इसमें सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है? फिटिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन होता है उसे वुज रिएक्शन कहते हैं। एक और होता है वुड्स फिटिक। तीन कैटेगरी होता है रिएक्शन। ले रहे हैं नहीं है विदाउट किसी को सेम एज इट इज याद रखिए। जैसे FCS अल्काइलेशन एसाइलेशन ये बोर्ड्स में बहुत पूछता है। ये तो बार बार पूछेगा आपसे, बट याद रखिए एसाइल ग्रुप इसे ही कहा जाता है। हालांकि जहां पे हम लोग के पास कार्बोनाइल कंपाउंड आएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में वहां और डिटेल से हम लोग किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति आया सबको समझ में? कॉपी करना है या कर लोगे घर पे? ये तो करा हुआ है ना आप लोग का सारा। ठीक ना? अगर इसको एक बार और फ्रेश से लिख लोगे, चलो एक काम करो लिख ही लो बेहतर होगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा ये वाला क्या क्या। आई विल टेक द टाइम 5 मिनट्स लगेगा लिख लो। लिखा हुआ है लेकिन ये रिएजेंट्स के साथ लिख लो। आइडिया लग जाएगा। लिखो लिखो।
नहीं नहीं चल, हाँ तो कोई बात नहीं, उसको लेकिन फोटो में क्लिक कर लेता है, पढ़ भी लेता है। तू साला दिन भर मैसेज देखता है। रिएक्शन क्लियर है? अरे बोलो। चलिए फोकस यार, देखो हम लोगों ने कौन सा रिएक्शन किया? फिटिंग। अब एक रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ वुड्स रिएक्शन। नहीं नहीं नहीं, दैट वाज बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा नहीं है कहीं, बेवकूफ। देखिए यहाँ से, फोकस यार, देखिए यहाँ से, कौन सा रिएक्शन में यहाँ से? वुड्स रिएक्शन, ठीक ना? हाँ फोकस यार, वुड्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या है, तुमने कोई एक हेलो अल्केन ग्रुप लिया। कौन सा ग्रुप लिया? हेलो अल्केन, फॉलोड बाय सोडियम, फिर एक्स है, फिर आर है, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें हेलो अरेन्स लिया है यहाँ पे, और ये वाला जो आप कंसीडर कर रहे हो, आप शांत हो जाओ सारे बच्चे, ये हेलो अल्केन है। हेलो क्या है बताइए यहाँ से? अल्केन है। अब ये रिएक्शन करने जाओगे तो बच्चे यहाँ से एक्स, यहाँ से ये तीनों कंसीडर कर लो। आया समझ? Na एक एक्स के साथ, Na एक एक्स के साथ, तो क्या बना देगा बोलो यहाँ से? ट्वाइस ऑफ NaX। ट्वाइस ऑफ क्या बना देगा? NaX। आर और आर मिल जाएंगे क्या? तो यहाँ पे आर और क्या बन जाएगा? बन जाएगा यहाँ से। अगर देखोगे एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसका क्या। मान के चलो C2H5 दे रखा है, Cl दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ Na ले लो, और Cl ले लो, C2H5 ले लो, ठीक है? इसको हीट करो, ये Na है, ये क्या है जल्दी बताओ? Cl, और ये भी क्या है? Cl। तो क्या बन जाएगा बताओ यहाँ से? 2NaCl। क्या बन जाएगा यहाँ से? 2NaCl बन जाएगा क्या? और C2H5 दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो C4 क्या हो जाएगा? H10। 2 हो जाएगा, और 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10। तो इथाइल और इथाइल मिलके क्या ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर दिया? किसका फॉर्मेशन हो गया? ब्यूटेन का। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका अल्केन बनता है, और जबकि यहाँ पे डाइफिनाइल बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ वुड रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। अब इन दोनों को कंबाइन भी किया जाता है। कैसे कंबाइन है? एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ वुड्स फिटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाता है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या भैया ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। कौन कौन सा रिएक्शन जल्दी बताइए? फिटिक रिएक्शन, फिर कौन सा बताइए? वुड्स रिएक्शन, और फिर कौन सा? वुड्स फिटिक। अब कैसे कंबाइन करेंगे देखो बता रहे हैं। एक फिनाइल ग्रुप ले लो, समझे? और दो सोडियम, विधि का ध्यान से, और एक नॉर्मल अल्काइल ग्रुप ले लो। आया समझ में? तो एक कौन सा ग्रुप ले लिया? हेलो अल्केन, एक हेलो एरीन। तो हेलो अल्केन इससे आया, हेलो एरीन इससे आया, तो फिटिक हो गया। हेलो अल्केन इससे आया तो वुड हो गया, और दोनों को मिला दिया तो वुड्स फिटिक हो गया। आया समझ में? लेकिन इस दो के ऊपर याद रखना ड्राई ईथर भी लिखा रहता है एज अ, ड्राई ईथर क्या चीज का काम करता है? एज ए कैटलिस्ट। ऐसे लिखा मिलेगा, या फिर ऐसे CH3O CH3, यहाँ पे ड्राई ईथर मिल जाए। क्या मिल जाएगा यहाँ से? ड्राई ईथर। रिएक्शन में याद रखिएगा ड्राई ईथर एज अ कैटलिस्ट काम करता है। हर जगह आप ड्राई ईथर लगा सकते हो। तुम यहाँ भी कल वैसे करके लिखा मिल जाए तुमको, C2H5 होल 2O, मतलब ड्राई ईथर का, ठीक है? यहाँ पे ड्राई ईथर लगा दो, और रिएक्शन क्या हो जाएगा समझ में आ गया? बताओ क्या होगा रिएक्शन में? कहना से, फोकस हियर, दो सोडियम क्लोरीन, और यहाँ भी क्या चीज? क्लोरीन। नेक्स्ट में क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से? ये इस तरीके से रिएक्शन, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3, और Na और Cl मिलके क्या बना देगा? ट्वाइस NaCl बन जाएगा क्या? और ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इसे कहते हैं टॉल्विन। क्या कहते हैं इसको? टॉल्विन।
and the reaction is called as a Wurtz-Fittig reaction. This is called as a Wurtz reaction and this is called as a Fittig reaction. तो याद रहेगा तीनों नेम रिएक्शन विथ मेटल्स के अंदर फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा एक साथ साइमल्टेनियसली इसलिए कराया ताकि दिमाग में रहे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज का हेलोरेंस का पूरा हिस्सा लगभग हो गया है। इसमें ऐसा कुछ ऐसा सच बचा नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चीज, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी एक है, तो थ्योरेटिकल डिस्कशन है। आप लोगों को थ्योरीज कुछ इसका लिखना पड़ेगा, लेकिन एक बार पहले रुक जाइए। एक मैं तुमको बताता हूँ कुछ टर्म्स, नहीं टर्म्स थ्योरी में ही लिख। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा क्लियर हो गया। हाँ एक चीज था इंपॉर्टेंट, देखो सारे बच्चे बताना, अगर आपको यहाँ पे एक टॉल्विन दे दे, क्या दे देगा यहाँ से? टॉल्विन का ये फॉर्मूला होता है, ओके। अब यहाँ पे तुमको ऐसे लिखा जाए X2 और Fe और यहाँ लिखा रहे डार्क रिएक्शन करने की, अगर आपको दे, तो इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये पहले कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग? डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आर या माइनस आर? एक्चुअली प्लस आर नहीं शो कर पाता क्योंकि इस पास लोन पेयर तो नहीं है, प्लस आई शो कर पाता। क्या शो कर पाता है? प्लस आई। तो इट विल गोइंग टू पुश द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सिस्टम। ये क्या शो करेगा? प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन को सिस्टम की तरफ पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को सिस्टम की तरफ पुश किया इस तरीके, या इस कारण से क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ये Fe और X आपको दिखाई दे रहा है, तो इस केस में भी अगर आपको ये दिखाई दे तो ये बच्चे फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक ना। अब ये जाके यहाँ पे X2 ऐसे समझना है, यहाँ पे एक्चुअली ये फ्री रेडिकल नहीं, ऐसा मान लो ऐसे कटायन की टॉप फॉर्म में ये ब्रेक होता है। रिएक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? और ये रिएक्शन सेम प्रोसीड करता है जैसा ESR रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? ESR। ESR की तरह ये रिएक्शन प्रोसीड, अगर ये ESR की तरफ प्रोसीड करे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ता है हमेशा, जल्दी बताओ। ऑर्थो और पारा पे मैकेनिज्म पे नहीं जाना, बट ये रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे हेलोरिन का। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बनेगा, बोलो सबको। कहना इसे यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे क्या ग्रुप लग जाएगा? X। और यहाँ भी क्या लग जाएगा, बोलो यहाँ से X ग्रुप लग जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। ऑर्थो पे और किस पे, जल्दी बताए? पारा पे। अब बताइए मेजर क्या होगा? सेम प्रोसीजर है। ये बताओ क्या है यहाँ पे? ऑर्थो ग्रुप, और ये क्या चीज ग्रुप? पारा ग्रुप। अब ये आप कैसे आइडिया लगा रहे हैं? पहले एक बात बताओ, Fe और Cl2 मिल के कंबाइन करके ये फॉर्मेशन किसका करेगा सबसे पहले? FeCl3 का करेगा, बोलो हाँ या नहीं। किसका फॉर्मेशन करेगा? अरे बोलो यस और नो। और FeCl3 खुद में क्या है? एक लुईस एसिड है। कौन सा एसिड है? और फर्दर लुईस एसिड Cl2 से रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या बना देगा यहाँ से? कहना इसे FeCl4 और क्या चीज? Cl प्लस। और Cl प्लस कहाँ कहाँ पे अटैक कर? ऑर्थो पे और क्या चीज? पारा पे। तो ये प्रोडक्ट भी आप दिमाग में रखोगे। एक छोटा सा रिएक्शन था, बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर दे रखा था। तो ये दे दे या FeCl3 दे दे, प्रोडक्ट सेम बनना है। मेजर के बारे में बात करोगे तो यही मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट। ध्यान रखोगे। कोई दिक्कत यहाँ से? सेम प्रोसीजर है, एक सिंपल सा डिटेल डिस्कशन था। किसी को केमिकल रिएक्शन में कोई दिक्कत? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने किया, NSR किया, ESR किया, रिएक्शन विथ मेटल्स किया, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन है, आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझना पड़ेगा क्या कह रहा है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? आया समझ में? एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल कर लो पहले, बेहतर रहेगा। करोगे क्वेश्चन? नहीं करोगे? चलिए एक रिएक्शन दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, सारे बच्चे बताना। रिएक्शन है CH2CH3, इसका नाम क्या होगा बोलो तो पहले, इसका नाम क्या होगा?
बोलने चलो, नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन? इथाइल बेंजीन। सुनना, सेम अभी जो ऊपर करवाया उससे रिलेटेड एक सवाल है। ठीक है, रिएक्शन पहले समझ में आया। चलो देखते हैं, एक एक करके पूरे चैप्टर से रिलेटेड सवाल देखो कैसे बनते हैं। भैया वैसे मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। देखो यहाँ से क्या है, Br2 और क्या चीज, Fe। Br2 और Fe, X2 और Fe वाला भी रिएक्शन कराया ना। बताओ ये कैसा ग्रुप है, फिर से बताना। CH2CH3 प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई या माइनस आई? अगर ये प्लस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को सिस्टम के तरफ ड्रॉ करेगा। ड्रॉ करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? अभी बताओ, क्या X2 प्लस Fe वाला रिएक्शन नहीं करवाया क्या? फाइनली मुझे क्या मिल के मिला, जल्दी बताओ, Cl प्लस। तो क्या यहाँ पहले से Br प्लस मिलेगा? बोलो हाँ यस और नो। अब मुझे अगर दोनों प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट बनाना पड़े तो आप कौन से प्रोडक्ट के पास जाएंगे? 12 वाले पे जाएंगे, क्योंकि अगर मुझे कोई ऑप्शन ना हो तो मैं एक प्रोडक्ट पे जाऊंगा और मैं कौन सा लूंगा, मेजर वाला। तो मुझे कह रहे हैं पहले इससे ट्रीट करा दो, फॉलोड बाय इससे ट्रीट करो, फॉलोड बाय इससे ट्रीट करो। पहले समझ में आया? तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको, एक रिएक्शन देखना। यहाँ Br2 प्लस Fe लिखा हुआ है, यहाँ Cl2 प्लस हीट लिखा हुआ है, अल्कोहलिक केओएच तो आपको मालूम है। चलिए एक एक करके समझते हैं। मैं इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ, हम सारे बच्चे हेल्प करेंगे। पहला वाला मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, देखो सब कोई कैसे प्रोडक्ट बनता है। CH2CH3 लिखा, मुझे पारा प्रोडक्ट बनाना, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? पानी। पारा में बताओ क्या Br प्लस मिलेगा? क्या Br प्लस को मैं पारा पोजीशन पे जोड़ दूं उसके रेफरेंस में? हाँ, ये ऑर्थो मेटा और क्या चीज, पारा। पारा पे मैंने जोड़ दिया, कोई दिक्कत किसी को? फॉलोड में क्या लिखा है, Cl2 प्लस क्या चीज, हीट। Cl2 प्लस हीट के बारे में थोड़ा सा बोलो तो क्या है? Cl2 प्लस हीट होमोलाइसिस करता है, क्या करता है? और ये फ्री रेडिकल शो करेगा, क्या शो करेगा? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल वहां अटैच होना जाता है जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड, या जहां पे ऐसा हमको रेडिकल मिले जो कि ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो। अब मुझे एक ऐसा रेडिकल बनाना है इसमें जो ज्यादा स्टेबलाइज हो। सब बताना सिंपल। रेडिकल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है? डेफिशिएंट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसके पास। अरे बोलो हाँ या नहीं। अब मैं जो कर रहा हूँ गौर से देखिएगा, अगर मैं इसका, ठीक ना, रिएक्शन नंबर 2 कर रहा हूँ, ठीक ना, पहला तो बन गया, पहला बन गया। इस रिएक्शन के अलावा अंदर देखने जाए तो एक काम करेंगे, और सारे बच्चे हेल्प करना, सेकेंड रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। और सेकेंड रिएक्शन में अगर मैं इस तरीके से, देखना सब कोई, बेंजीन रिंग बनाया, ब्रोमीन पारा पे था, पारा पे जोड़ दिया। भैया आप सेकेंड रिएक्शन का मतलब इसके बाद ये कराना है, इसके बाद ये कराना है, तो इससे ये बन रहा है अब, ठीक ना, यार तो अटैच है ही। अगर मैं यहाँ पे कर दिया CH और यहाँ पे CH3, सारे बच्चे थोड़ा हेल्प करना। अगर मैं CH के पास फ्री रेडिकल मान लू, यहाँ पे क्या CH2 है और यहाँ पे एक H हटा के फ्री रेडिकल मान ले, तो क्या ये फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं हो? सोच के बताइए तो। फ्री रेडिकल के बगल में डबल बॉन्ड, कंजुगेशन आ गया, कंजुगेशन से क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये आइडिया आपको कैसे लगा? बिकॉज सेकेंड वाला रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल है, बिकॉज Cl2 जो है हीट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, एक होगा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। आइडिया लगा? और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्टिंग में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हेलोअल्केन में पढ़ाया गया था, और हेलोअल्केन वाला हिस्सा ऊपर वाला है। तो ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, Cl को कॉल करके उसके साथ क्या एक बॉन्ड बना लेगा, बोलो हाँ या नहीं। तो क्या प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा, सेकेंड वाला। सारे बच्चे बताना प्लीज, क्या प्रोडक्ट बनेगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, Cl, और यहाँ पे क्या चीज, CH3, और नीचे क्या अटैच हो जाएगा, Br। आ गया कोई दिक्कत किसी को? अब सवाल है कि उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अल्कोहलिक केओएच, क्या लिखा हुआ है? अल्कोहलिक केओएच क्या करेगा? चलिए हिंट देता हूँ, E1 एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन? E1 करेगा। अल्कोहलिक केओएच किसका था? डायरेक्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट था, और ऐसा एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको बनाना है जो कि मोस्ट स्टेबल। अब बताइए, नीचे यहाँ हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या इस कार्बन पे? एक से तो हाइड्रोजन लेना रहता है, पड़ोस वाले से हाइड्रोजन लेना रहता है, बस हाइड्रोजन है क्या? है क्या? अरे यार, एक दो तीन और चार पूरा है ऑलरेडी, तो बचा यही ना। तो इससे क्लोरीन, तो इससे हाइड्रोजन, एलिमिनेशन का यही रूल था, एक से क्लोरीन और एक से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बन जाएगा।
बताओ डबल बॉन्ड बनेगा तो थर्ड प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना हो तो थर्ड प्रोडक्ट कैसा बनेगा, बोलो यार ये सोनो। यहाँ पे क्या ना, इससे ऐसे करके ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे सी एच, बोलो हाँ या नहीं। डबल बॉन्ड यहाँ से Cl और यहाँ से H, एक H निकल गया तो CH2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br। क्या सबको समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर, आया समझ में? इस बार जेईई मेंस का पेपर था 2022 का। सवाल सचे कैसे पूछा, पूछा था क्वेश्चन का, पहले पैटर्न पकड़े आप, कैसा था? पहला आपसे कौन सा रिएक्शन कराया, ESR अभी वाला, ठीक ना। सेकेंड कौन सा कराया, फ्री रेडिकल। देखो हीट लाने से रिएक्शन का पूरा पैटर्न बदल गया और आयरन के रखने से ESR पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। और उसके अल्कोहलिक QH किसको फॉलो कर रहा है, E2 को। तो आपसे वो पहला क्या कराया जल्दी बताइए, ESR। सेकेंड कौन सा कराया, फ्री रेडिकल। और थर्ड कौन सा कराया, E2। और एक ही क्वेश्चन वो तीनों का तीनों पूछ लिया यार, यही नेचर है आपके एग्जामिनेशन। इसको सब कुछ चाहिए एक बार में, और चैप्टर नंबर 1 से पेपर बना के, और मतलब फाइनल प्रोडक्ट का ऑप्शन क्लिक करो। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, समझ में आया? तो क्या बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में, क्या है बोलो यहाँ से, 1 2 3 4 बन रहा है ना क्या? नाम क्या होगा इसका, बोलो नाम क्या होगा इसका, 4 ब्रोमो 1 फिनाइल, क्या हो जाएगा, इथीन। 1 फिनाइल क्या हो जाएगा, इथीन। इथीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सब्स्टिट्यूशन में इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन, और इसको क्या मान लेंगे, मेन चेन। देखिए कंसीडर, किसी को कोई दिक्कत, इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तो आया समझ में? तो इस तरीके से आपसे रिएक्शन डिजाइन होते हैं। तो समझ में, ये सर वाला अभी जो उठाया था, और सेकेंड वाला ये देखो, और भी कई बार तुमको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। आई होप सो अगर बच्चे को आइडिया लग रहा है शुरू चैप्टर से, उसके पास डिफिकल्ट नहीं है आइडिया लगना। अब यहाँ पे Cl2 में क्यों किया, हीट देख के होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस पढ़ाया था, Cl2 और हीट देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि भैया होमोलिटिक पीहन होने वाला है, ब्रेक होगा होमोलाइसिस से। अगर ये ब्रेक हुआ तो मोस्ट स्टेबल आपके पास फ्री रेडिकल प्रोडक्ट बनना चाहिए, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनना चाहिए। और CH इससे अच्छा फ्री रेडिकल कहीं नहीं बना सकता। इसके पड़ोस में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और वो कंजुगेशन को देता है, और कंजुगेशन रेजोनेंस को जन्म देता है, और रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। बोलो yes or no? और यहाँ पे कैसा ग्रुप लगा है, बोलो तो Br। और समझना, Br बताओ -I है या +R है? रिएक्शन की जब जब बात आएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो -I डोमिनेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो और इसको माइग्रेट करने में बनेगा। इस कारण से यहाँ पे ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो। समझ में आ गई बातें? और फाइनली हम लोगों ने लगा दिया क्या चीज, फाइनली हम लोगों ने इस प्रोडक्ट से फिर ये प्रोडक्ट बनाया, और इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने यूज किया अल्कोहलिक KOH का। और अल्कोहलिक KOH बच्चे E2 एलिमिनेशन करता है, इसमें से एक से क्लोरीन निकलेगा और एक से हाइड्रोजन, यहाँ से कोई चांस ही नहीं निकल, ये बन जाएगा। अब एक चीज और याद रखना, जब E2 एलिमिनेशन पढ़ते हैं, कौन सा एलिमिनेशन पढ़ते हैं, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में दो प्रोडक्ट बनता है, एक मोर नंबर ऑफ अल्फा, एक लेस नंबर ऑफ अल्फा। जहां मोर नंबर ऑफ अल्फा होगा, कहोगे सेट चिफ, क्या कहोगे उसे, सेट, स्पेलिंग बताता हूँ। और जिसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा होगा उसे कहेंगे हॉफमैन, क्या कहेंगे उसको, हॉफमैन। तो एलिमिनेशन में क्या करोगे जल्दी बताओ यहाँ से, ये सार हम लोग पढ़ लिए ना। देखो यहाँ से मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक ना, कुछ कुछ नाम है, नेम के प्रति समझो यहाँ पे, उसके नाम का थ्योरी समझना है इसको बहुत डिटेल से। मैंने कहा देखो सही में बताना, रिएक्शन एक सिंपल ही बता देता हूँ, CH3 CH2 CHCl CH3, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दे रखा है, और यहाँ पे हीट कर रखा है, ठीक है। या फिर तुम ऑप्शन के तौर पे ऐसे भी लिख के दे देगा, C2H5OH फॉलोड बाय KOH, और यहाँ पे आपको कुछ दे देगा 300 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज मत कर जाना, ये मीनिंग एक ही चीज है। अल्कोहलिक का मतलब अल्कोहल से आ रहा है, KOH का KOH होगा 300 डिग्री सेल्सियस तापमान को रिप्रेजेंट है, तो E2 एलिमिनेशन ही। अब बताइए कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, कहने से अल्फा है और ये क्या है, बीटा, और ये बीटा, कोई बच्चा बोला था अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वेरी गुड, इसका नाम भी था। और इसका नाम एक और था, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ से आप क्या हटा देंगे बताओ, क्लोरीन, और यहाँ से क्या हटेगा, तो क्या मैं इसको हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ से भी हाइड्रोजन हटेगा, तो हटा दो, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या ना इसे CH3। बोलो पहला प्रोडक्ट CH, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या चीज CH3। क्या पॉसिबिलिटी थी कि CH3 कर लो, CH2 कर लो, CH कर लो, डबल बॉन्ड लगा दो, और क्या बोलो CH2 बन जाएगा क्या, तो प्रोडक्ट बनाइए। तो इसको अगर मैं घेरा लगा दूं, तो हाउ मेनी अल्फाज आर देयर, 6 अल्फा, और इसको अगर घेरा लगा दो तो 2 अल्फा है, बोलो हाँ या नहीं। मेजर कौन माइनर कौन, कहना इससे ये वाला मेजर और ये वाला माइनर। मैं इसी के बारे में बच्चे बात कर रहा था,
इसी के बारे में बात कर रहा था मेजर और माइनर में। इस प्रोडक्ट का नाम याद रखिएगा, ये नेम पूछा गया है, इसे सेट जेफ प्रोडक्ट कहा है। कौन सा प्रोडक्ट कहता है? सेट जेफ, ये टर्म का इस्तेमाल किया गया और इसे हम लोग कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं? माइनर वाले को हॉफमैन और मेजर वाले को सेट जेफ। क्या ये नाम याद रहेगा? चलिए मेरे साथ एक बार सारे बच्चे रिएक्शन रेकर करेंगे। अगर दोनों फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और सोडियम दे रखा है या कोई मेटल दिया हुआ है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कौन सा रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन। अल्काइल ग्रुप गिवन है, सोडियम गिवन है, ड्राई ईथर है, तो क्या कहेंगे उसे? वुड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? वुड रिएक्शन। और वुड और फिटिक दोनों को मिला दीजिए। एक देखिए हम लोग यहाँ से वुड से उठाए और एक किससे उठाए थे? जैसे एक वुड से उठाए थे, बोला हाँ या नहीं, और एक फिटिक से उठाए थे, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? वुड फिटिक रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ से? आगे बढ़े, हम लोगों ने X2 प्लस Fe देखा और डार्क लिखा मिला, यहाँ पे डार्क में भी रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। इस केस में भैया FeCl का फॉर्मेशन होगा, लेविस एसिड और तो और पारा सब्स्टिट्यूशन। उसी बेसिस पे ये वाला एग्जांपल करवाया है। पहला इस रिएक्शन के अंदर ये सार है, फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फॉलोड बाय E2 एलिमिनेशन, आपका प्रोडक्ट आपके आगे बना हुआ। देखो जेईई मेंस का एकदम पैटर्न वैसा है जैसे आपके कॉपी में किया हुआ है, उसको एज इट इज पैटर्न को फॉलो करके एक-एक सवाल मैं बताऊंगा कैसे नोटबुक से निकल के आए। एक-एक क्वेश्चन आपके, और आपको ये आदत होनी चाहिए करने की, मल्टीपल क्वेश्चंस, क्योंकि आपका ब्रेन पूरे स्पेक्ट्रम पे हो। अपकमिंग क्लास के अंदर, परसों वाले सेशन के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक का बस आप देखोगे। अगर आपको लगे मैं फ़ोटो भिजवा दूँगा, लास्ट में आप उसको बना लोगे। मैं आपका पूरा शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा स्टार्टिंग से, सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सारे केमिकल रिएक्शन 1 दिन में सब करवाऊँगा। और आप रिवाइज़ करके पूरा आओगे, ऐसे रिवीजन हो ही जाएगा आपका टेस्ट के कारण। परसों मैं फिर से वापस से रेकर करवा दूँगा, इससे पूरे चैप्टर का होलिस्टिक आइडिया लग जाएगा। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है स्टार्टिंग से, अगर वो देख लेगा तो उसको पूरे चैप्टर का आइडिया लग जाएगा क्या हुआ था, 1 दिन में। ठीक ना? क्या सबको समझ में आया? और ये वाला रिएक्शन के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कह देंगे? ZF, और जो माइनर बनेगा हॉफमैन। किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा पक्का? ठीक है? तो एक काम करो, लिखना चाहोगे? लिख लो। लिख लो, उसके बाद टॉपिक डालना फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैन हॉफ, HOFF। हॉफमैन रिएक्शंस या हॉफमैन कर्व आपके 11th में भी आ चुका है एक बार।
और बताने के पीछे रीजन एक ही है बस, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनसीईआरटी का पूरा ग्लैंस है। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा बुक ले ही लो तो बेहतर है, हार्ड कॉपी रहना जरूरी है। जिनके पास है वेल एंड गुड, नहीं है ले लो। आप चारों में से किसके किसके पास है एमटीजी? फिंगर टिप्स है? आपके पास भी है? आपका ले रखा है? आपने लिया है फिंगर टिप्स? मुस्कान नहीं लिया है? नहीं नहीं नहीं, वो वैष्णवी। हाँ लिया है? नहीं। इधर किन किन के पास है फिंगर टिप्स? ले रखे हो? कशिश हुआ है आपके पास? आप दोनों के पास नहीं लिए हो? क्यों नहीं लिए? ना पढ़ने वाले बच्चे हो। देखो एक बात बता दूं मैं, एक बात, मेरी बात बहुत गौर से समझना। हाँ, मैंने कहाँ पूछा ऐसी वर्मा है यार? भाई देख एक बात बताता हूँ ना, हर बुक की अपनी स्टैंडर्ड्स है। ये एनसीईआरटी वाली किताब है, एससी वर्मा अलग चीज है। एससी वर्मा केमिस्ट्री में एससी वर्मा, साले तो बायोलॉजी में एससी वर्मा से ही पढ़ ले। हद है, केमिस्ट्री का चर्चा चल रहा है, घुसा रहा है फिजिक्स। बायोलॉजी भी पढ़ ले उसी से। 4 न्यूमेरिकल बना लियो बायोलॉजी में। जिनके पास नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा ये लेने के लिए। और एक बार बताऊं, टफ, कि देखो कभी कभी दिमाग में एक आध बच्चे के होता है कि बहुत डिफिकल्ट बना लेंगे ना, बहुत डिफिकल्ट बना लेंगे ना, मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। पेपर का नेचर वो है ही नहीं, पेपर का नेचर ये है। पेपर के नेचर में डिफिकल्ट नहीं आता चीज। पेपर के नेचर में ऐसा चीज आता है जो सबके लिए बराबर हो, बट ट्रिकी एंड टिप्स वाला चीज आता है। जैसे तुम कभी परीक्षा देने गए ना,
मैं समझ में? चलो लिखेंगे आप सब कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। तो टॉपिक डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, लगभग 15-20 पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट पे गौर कीजिएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हिंट के लिए मैं पॉइंट में कुछ ड्रॉ करते रहूंगा आपको समझाने के लिए, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, होता है क्या? ये हो गया, ये नहीं हुआ? हो गया ना, चलो फोटो क्लिक कर लिया था केतन? चलिए लिखो पहला पॉइंट, लिखेगा, लिखिएगा, अल्काइल हेलाइड्स, पहला पॉइंट, अल्काइल हेलाइड्स, एक पॉइंट पे देखिएगा, हर पॉइंट अपने में एक सवाल है। अल्काइल हेलाइड्स आर जनरली कलरलेस, अल्काइल हेलाइड आर जनरली कलरलेस, अल्काइल हेलाइड आर जनरली कलरलेस, अल्काइल हेलाइड आर जनरली, वर्ड जल्दी बताइए, कलरलेस, लिखा, कलरलेस, बट कॉमा डाल के लिखिएगा, बट ब्रोमीन एंड आयोडीन, bromine and iodine, bromine and iodine exhibits color, exhibits color, bromine and iodine exhibits color, exhibits color, exhibits color when exposed to air, exhibits color when exposed to air, exhibits color when exposed to air, when exposed to air, when exposed to what, जल्दी बताइए, air। तो याद रखिएगा क्या नहीं होता, ये जनरली क्या होते हैं, कलरलेस, बट ब्रोमीन और आयोडीन कलर शो कर देते हैं, इसमें आ जाए एयर के कंटेक्ट में, तो ब्रोमीन और आयोडीन से मिला कोई अल्काइल हैलाइड कलर शो कर सकता है, और बहुत लाइट शेड का कलर होता है, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, लाइट पर्पल, ये कलर होता है, डार्क शेड्स नहीं शो कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा, लोअर अल्काइल हेलाइड्स, लोअर अल्काइल हेलाइड्स, लोअर अल्काइल हेलाइड्स, लोअर अल्काइल हेलाइड्स, lower alkyl halides such as such as such as such as CS3Cl, such as CS3Cl, such as CS3Cl, CS3Cl, comma CS3Br, comma CS3Br, comma CS3Br, comma C2H5Cl, comma C2H5Cl, C2H5Cl लिखा, फिर लिख सकते हैं CH2FCl, 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 सो क्लोरोफ्लोरोमीथेन कहा जाता है, CH2FCl लिखा सबने, CH2, C के बाद हाइड्रोजन के साथ 2 है, फिर F और Cl है, लिखा, CH2 क्या चीज, FCl, are generally gases at room temperature, 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 are generally gases at where, जल्दी बताइए, room temperature, while 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 the higher while the higher while the higher, 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 while WHILE, while THE, the HIGHER, higher, while the higher haloalkanes, haloalkanes, while the higher haloalkanes are 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 liquid and solid, are liquid and solid, are liquid and solid, are liquid and solid, पॉइंट को पढ़ते चलिएगा और समझते चलिएगा, ये नहीं कि स्टक होना है, समझ में आया क्या लिखा है, लोअर अल्काइल हैलाइड्स होगा वो क्या होगा, गैस,
जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, इथाइल पे आओगे, प्रोपाइल पे आओगे, ब्यूटाइल पे आओगे, तो क्या बनता चला जाएगा, लिक्विड या फिर सॉलिड। छोटा वाला गैस होता है और बड़ा वाला क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड होता है। ले रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट समझते भी चलेंगे, नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, bromides, bromides, chlorides, bromides, bromides, and iodides, and iodides, and iodides, and iodides are considerably higher, are considerably, are considerably, are considerably higher, considerably higher, consider लिखो, ABLY लगा दो तो considerably, considerably, considerably higher, higher in compared to, considerably higher in compared to, higher in compared to corresponding hydrocarbons, in compared to corresponding hydrocarbons, in compared to corresponding hydrocarbons, hydrocarbons। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्या ये पॉइंट समझ में आया कि अगर किसी भी चीज का हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे कि अल्केन, इथेन, मीथेन, ब्रोमाइन, ब्यूटेन, ठीक ना। अगर मुझे मीथेन का बनाता है, मीथेन से मैं मिथाइल क्लोराइड बना दूंगा, ब्रोमाइड बना दूंगा, आयोडाइड बना दूंगा। तो अगर मुझे कंपेयर, समझते चलना है, एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एवरी पॉइंट इज अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे डिजाइन होते हैं वो सब हम करेंगे। CH3Cl ले लिया आपने, या CH3 क्या ले लिया, Br, इसके करस्पॉन्ड इसका हाइड्रोकार्बन ले लिया, कहना इसे CH4 इसका कंसिडरेबल हाइड्रोकार्बन है। क्या बोलो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है मीथेन का, और ये मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा, ये मिथाइल ब्रोमाइड। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेयर में ज्यादा होगा हमेशा। समझ में आई बात, यही लिखा है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर खींचेगा तो बताओ इसके इसके पास निगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ध्यान देना सब कोई। तो एक बात बताओ, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो इसमें एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा, क्या डेवलप हो जाएगा, पोलैरिटी डेवलप हो, ठीक ना। और पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ एक डायपोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताए यहाँ से, डायपोल, ठीक है। लेकिन CH4 के स्ट्रक्चर में देखो, क्या तुमको ऐसा कुछ भी नजर आएगा, CH3 और H होगा कुछ, क्या नहीं, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होता, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, बनाते तो वो भी कोवेलेंट है, बट कोवेलेंट के अंदर थोड़ा आयोनिक बिहेवियर आ जाता है। कोवेलेंट में क्या फॉलो कर जाता है बताने से, कोवेलेंट में थोड़ा कैसा बिहेवियर आ जाता है, आयोनिक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्योर कोवेलेंट होता है, प्योर क्या होता है, कोवेलेंट। तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी जनरेट होता है, यहाँ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे होती है। और जहां पे पोलैरिटी जनरेट होता है वहां पे एक इंटरेक्शन लगता है, वहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ऐसा ही मॉलिक्यूल और भी होगा, फिर बोलो, ऐसा ही मॉलिक्यूल और भी होगा, बोलो हाँ या नहीं। ऐसा मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे, कहना इसे CH3Cl, इस पे प्लस और इस पे माइनस, बताओ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग जाएगा क्या, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। ऐसे नॉर्मल से इंटरेक्शन को, जो कि पहले से नहीं था, जनरेट हुआ किसी रीजन से, इसे हम लोग कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं इसको, डायपोल इंटरेक्शन। और ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है बच्चे, वो आपको हेलो अल्केन में नजर आता है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में नजर नहीं आता। और जिसके अंदर बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। इस कारण से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसे कहते हैं, वेरी गुड, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन जल्दी बताइए, वैंडरवाल फोर्स ऑफ, क्या जल्दी बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डायपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी एक वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, बट लेकिन ये दोनों चीज एल्केन्स के अंदर नजर आता है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नजर नहीं आता। इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इससे करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। समझ में आई बातें क्या कहा? कोई दिक्कत किसी को? तो लिख लीजिएगा, दिस इज ड्यू टू, फुल स्टॉप डाल के लिख लीजिएगा, दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू, मुझे मिटाने दो पूरा, मैं एक एक करके बना दूं। दिस इज ड्यू टू dipole dipole interaction. This is due to dipole dipole interaction. Dipole dipole interaction. This is due to dipole dipole interaction and van der Waal attraction 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 between 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 molecules of haloalkanes, between molecules of haloalkanes, between molecules of what जल्दी बताइए, haloalkanes, between molecules of कौन सा जल्दी बताइए, haloalkane, molecules of haloalkane। देखो क्या पॉइंट नंबर कौन सा है, 3 ना? पॉइंट नंबर क्या चीज है, 3। इन केस किसी को जरूरत पड़ेगा तो आप ये बना लोगे, ठीक ना? नीचे में एक्सप्लेनेशन के वक्त लिखा लोगे, ये वाला लिख लोगे, ठीक ना? पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, आप नीचे स्पेस छोड़ दो, वहां पे लिख लेना, ठीक ना? और पॉइंट नंबर 4 पे आ जाइए, मैं ये फोटो क्लिक करा के भिजवा दूंगा आपको। चौथा लिखिए, लिखिएगा। नेक्स्ट, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, for the same alkyl group, for the same alkyl group, for the same alkyl group, boiling point decreases, boiling point decreases, boiling point decreases in order of, boiling point decreases in order of, boiling point decreases in order of, हेलो, हाँ दीपक, हाँ हाँ सुनिए, आ गए हैं क्या? कहाँ पे? नहीं घर पे तो नहीं है, वहाँ क्लास में है अभी, SBI के पास। सुनिए ना, 10-15 तक में आइएगा। हाँ सुनिए, तो क्या बोला, कौन सा पॉइंट क्या लिखा रहा था? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ लिखाया था, इन ऑर्डर ऑफ लिखेगा। अल्काइल ग्रुप सेम लिखाया था क्या? और सेम अल्काइल ग्रुप ऐसे लिखा है ना, लिखेगा आर आई इज बिगर इन कंपेयर टू आर बी आर, इज ग्रेटर इन कंपेयर टू आर सी एल, इज ग्रेटर इन कंपेयर टू आर एफ, ऐसे। जहां पे ये अल्काइल ग्रुप सेम है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये सेम है या डिफरेंट है? इट इज सेम अल्काइल ग्रुप। तो आयोडीन का ज्यादा होगा इन कंपेयर टू ब्रोमीन का ज्यादा होगा इन कंपेयर टू क्लोरीन का ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इसके, फ्लोरीन के। इसके जल्दी बताओ, फ्लोरीन के। ऐसा आपने कैसे कंसीडर कर लिया? बिकॉज साइज इसका बड़ा होगा तो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा। तो लिखिएगा, दिस इज ड्यू टू, देखिए आप ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा लिखिएगा, दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू, ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू larger size and higher molecular weight, larger size and higher molecular mass, this is due to largest, क्या लिखा था, क्या, larger size and higher molecular mass, larger size and higher molecular mass, larger size and higher molecular mass, which, larger size and higher molecular mass which, large size and higher molecular mass which increases, which increases, which increases van der Waal force of attraction, which increases van der Waal force of attraction, which increases van der Waal force of attraction,
वैंडरवॉल, हियर इज द स्पेलिंग, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डैश डैश करके लिख, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? देखो क्या होता है, अगर मैं अल्काइल ग्रुप क्या ले लूं, सेम अल्काइल ग्रुप क्या ले लूं, सेम, मतलब ऐसे ले लो तुम CH3Br, CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F, ले लिया ना? अब बताओ मासेस तो बढ़ता जा रहा है, क्लोरीन का कितना होता है बोलो यहाँ से, क्या ना इससे 9, तो इसका 18 हो जाता है, इसका 35.5 हो जाता है, बढ़ते चले जाएगा, ब्रोमीन का और ज्यादा, आयोडीन का और ज्यादा, साइज भी बढ़ रहा है, साइज और मास बढ़ने के कारण कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वैंडरवाल, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सीधी बात याद रखिएगा, इस केस में ऐसे करके आप अरेंज कर, क्या सभी को ये पॉइंट नंबर 4 समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ से? इससे करस्पॉन्डिंग अगर आपको फिगर बनाना है, स्पेस छोड़ते चलो, पॉइंट नंबर 5 लिखो, लिखिएगा, लिखिएगा। The boiling point of isomeric haloalkanes, 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 isomeric haloalkanes, isomeric, meric haloalkanes, isomeric haloalkanes decreases, decreases with increase in branching, decreases with increase in branching, increase in branching, increases with increase in what जल्दी बताइए, branching। अगर आपने तो मेरी हेलोअल्केन लिया, मेरी बात को अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना? स्टार कर लो इस पे, स्टार कर लो इस पे। अगर आपने आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स ले लिया, कैसा ले लिया बताइए, आइसोमेरिक। आइसोमर्स क्या कहते हैं, मोटे तौर पे भी आइसोमर्स हम लोगों ने पढ़ा नहीं उतने डिटेल से, पर अगर आइसोमर्स कहे तो क्या कहेंगे, बैक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, having the same atomic mass, sorry, having the same molecular mass but different atomic, sorry, having the same molecular mass but different structures। यार होगा ना यहाँ पे, we have molecular formula same, structural formula different, so क्या कहते हैं, isomers। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना सारे बच्चे, देखो यहाँ पे मैंने CH3 बनाया, CH2 बनाया, CH2 बनाया, CH2 बनाया, यहाँ पे Br बनाया, ठीक है, मेरी बात को समझते चलिए। मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता था, बोलो यार ये सो, CH2 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ भी 4 कार्बन और यहाँ भी कितने कार्बन, 4 कार्बन। कहना इससे ये डायरेक्टली एक से लिंक है तो क्या इसको 1 डिग्री कह सकते हैं? ये जिससे लिंक है उससे 2 लिंक है तो कौन सा डिग्री कह सकते हैं, 2 डिग्री। पॉसिबिलिटी था भैया आप ही ने पढ़ाया था कि हम लोग इसको चाहें तो इस तरीके से इसको इस बना लेंगे, बोलो यार यस और नो, बना लेंगे क्या? ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। आपने पहचाना क्या, स्टार्टिंग में बताया था, प्राइमरी टर्शियरी और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। तो बताओ यहाँ से ये जिस कार्बन से लिंक है उसे कितने कार्बन लिंक, एक कार्बन। ये जिससे लिंक है वो कितने कार्बन लिंक है, 2, तो कितना डिग्री बना, 2 डिग्री। जिससे लिंक है उसे कितने कार्बन लिंक है, तो कितना डिग्री बना, 3 डिग्री। बना क्या? डिग्रीज ऑफ कार्बन अगर आप बनाते हो, डिग्रीज ऑफ कार्बन अगर आप बढ़ाते हो, याद रखिएगा इसका शेप स्फेरिकल होता चला जाता है, कैसा हो जाता है, स्फेरिकल। और एक बात बताओ, किसी चीज को फिट इन करना है कहीं पे, किसी चीज को अगर आपको फिट करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो वहां पे तुम फ्लैट चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करोगे। मान के चलो तुमको एक बकेट के अंदर, या फिर बकेट कह रहा हूँ, हाँ बकेट ही ले लो, बकेट के अंदर किसी चीज को तुमको फिल करना है, तो एक बात बताओ, तुमको पेपर को जमा करना है उसके ऊपर, तो पेपर का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट, बहुत आराम से वो जमा हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसा मान लो तुम्हारे से वीआईपी केस है, उसके अंदर पेपर्स लेके जाने, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट रख सकता है। अब मैं तुमको कह दूंगा क्या कि लेटर सपोज छोटे छोटे तुमने बॉल्स परचेज के लिए, बहुत सारे तुम्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना, अब बताओ बॉल्स कितना भी तुम एडजस्ट करो उसके बीच में जगह नहीं जाएगा, ये बॉल्स एक दूसरे के बीच में गैप छोड़ देता है, मतलब वो पूरी तरीके से चिपक पाएगा क्या, नहीं। इसका कैसा शेप होता है, ओवल, स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप में कंटेक्ट नहीं बन पाता दो चीजों का, बन पाएगा क्या, नहीं, स्फेरिकल शेप में कांटेक्ट नहीं बन पाता। कांटेक्ट कब बनता है, जब सरफेस कैसा हो, फ्लैट, कैसा हो, फ्लैट। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा ब्रांच बढ़ रहा है इसका स्फेरिकल शेप उतना आता जा रहा है, जितना ओवल शेप आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या शेप आ रहा है, ओवल शेप। और जितना ओवल शेप आ रहा है, सोच के बताना प्लीज, ओवल शेप जितना आ रहा है,
ओवल शेप एक दूसरे को टच करने वाला नहीं है। नहीं टच करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, उसका जितना टच कम होगा उतना वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। सोच के बताइए, इन तीनों में सबसे कमजोर फिजिकल कांटेक्ट किसका है? 3 डिग्री का। और सबसे अच्छा किसका है? 1 डिग्री का। अब आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा, क्या लिखा है स्टेटमेंट देखिए। आइसोमेरिक हेलो alkanes decreases with increase in branching because वो कैसा शेप ले लेगा? स्फेरिकल। और स्फेरिकल शेप will result in the less physical contact which further decreases the magnitude of van der Waals force of impact। आया समझ में? तो लिख लीजिएगा कॉमा डाल के, लिखिएगा as the branching increases, as the branching increases, as the इसी में लिखना है, as the branching increases, as the branching increases, as the branching increases, the molecules of the molecules of haloalkanes, the molecules of haloalkanes, the molecules of haloalkanes occupies occupies spherical shape, occupies कैसा shape जल्दी बताइए? Spherical shape, occupies spherical shape, occupies spherical shape which further decreases, which further decreases, which further decreases, which further decreases, decreases, decreases van der Waal force of attraction, which further decreases van der Waal force of attraction, van der Waal force of attraction। एग्जाम्पल में बताइए कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? 1 डिग्री का ज्यादा होगा, 2 डिग्री का ज्यादा होगा, कंपेयर टू किसके जल्दी बताइए? 3 डिग्री के। करस्पॉन्डिंग डायग्राम जरूर बना लेंगे जब कभी आप कॉपी करेंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 5 हो गया क्या? ये कौन सा हो गया? 3। ये कौन सा हो गया? 4। और ये क्या चीज? 5। बना जरूर लीजिएगा 6। चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 6। देखिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। पारा हेलोबेंजीन्स, पारा हेलोबेंजीन्स, पारा हेलोबेंजीन्स, ऑर्थोमेटा पारा समझ रहे हो ना? पारा हेलोबेंजीन्स, para halobenzenes have higher boiling point, have higher boiling point, have higher boiling point and melting point, higher boiling point and melting point in compared to corresponding ortho and meta, 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 ortho and meta, because of its symmetrical structure corresponding to its ortho and meta, because of its what जल्दी बताइए? Symmetrical structure, because of its symmetrical structure, because of its symmetrical structure, which results in the formation of, which results in the formation of, which results in the formation of, the formation of, the formation of, results in the formation of symmetrical lattice, symmetrical lattice, symmetrical lattice, lattice, LATTIC, lattice मतलब बनाता हूँ, लिखा है यहाँ से। अब सुनो एक बात बताओ, आप ही बताना, इसमें कुछ चेंजेस भी है एनसीईआरटी के डेटा में, बट मैं नॉर्मल तौर पे एक चीज बताता हूँ आपको कि जब कभी भी आपने हेलो एल्केन ड्रॉ किया, एक्स है, एक्स है,
आप बताइए सबसे ज्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर कहाँ नजर आ रहा है? 12 पे आ रहा है? तो किसी चीज को एडजस्ट करने के लिए उसका सिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। सोच के बताओ, यहाँ पे मैं वही बात कह रहा था कि हम किसी डॉक्यूमेंट को एक वीआईपी में ज्यादा क्यों बंद कर सकेंगे? ये डॉक्यूमेंट का पेपर का एक पेक्यूलियर शेप एंड साइज है और उसको फिट इन करना काफी आसान है और इसकी तो ब्रांचिंग निकले हुए हैं और जिनके ब्रांचेस होते हैं उनको फिट करना जल्दी आसान नहीं है क्योंकि ये अटकेगा ना। ऑब्वियस सी बात है। तो इस कारण से हम कभी भी इसको फिट नहीं कर पाते, इनमें प्रॉब्लम होता है और इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं। जनरली देखा गया इसका बिल्डिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इन दोनों के कंपेयर में? ज्यादा हो। आया समझ में? यही बेसिक इसका रीजन। तो और लैटिस का मतलब क्या होता है जिसको आता है? इसका मतलब होता है 3D स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? 3D स्ट्रक्चर। याद रखिएगा 3D स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग लैटिस कहते हैं। आगे चल के हम लोग सहेंगे। और सिमेट्रिकल लैटिस का मतलब होता है इट हैज अ सिमेट्रिसिटी। इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको ड्रॉ करने में काफी आसान है, इसको एडजस्ट करने में काफी अच्छा है। इसीलिए इसको सिमेट्रिकल लैटिस कहा जाता है। लैटिस 3D स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा। डेंसिटी ऑफ हैलोअल्केन्स। डेंसिटी ऑफ हैलोअल्केन्स। Density of haloalkanes increases with increase in mass. Increases with increase in mass. Increases with increase in mass. With increase in mass and number of carbon atoms. With increase in mass and number of carbon atoms. With increase in mass and number of carbon atoms. Increases with increase in mass and number of carbon atoms. Increases with increase in mass and number of carbon atoms. Number of carbon atoms. लिखा? मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला बोल दो। डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, लिखो तो डेंसिटी इज इक्वल टू जितना कार्बन ज्यादा तो मास भी, हर कार्बन अपने साथ 14 एटॉमिक मास यूनिट लेके आएगा। 14 ग्राम का मास लेके आएगा या 14 एमयू का मास लेके आएगा। ऑब्वियसली मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। आया समझ में? और आयोडीन की जगह ब्रोमीन की जगह तुम आयोडीन लेगा तो आयोडीन का मास और ज्यादा। तो जितना मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। तो लिख लो नीचे, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पॉइंट नंबर 7 के लिए लिख लीजिएगा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जल्दी बताइए, मास। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जल्दी बताइए, मास। मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग घर पे जाके जब कभी कॉपी करेंगे थोड़ा ध्यान रख लेना। मैं 7 पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ। 7 ही है नहीं है? 7 है या 6 है? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरी फिजिकल प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? मास। नेक्स्ट लिखिएगा। लिखा? पॉइंट नंबर 8 पे आइए। जनरली हैलो अल्केन का टच बता देता हूँ। हैलो अल्केन कलरलेस होता है, एज ए नारियल तेल देखे हो, ठीक है। अब ऑयली बिहेवियर है तो मान के चलो उसके अंदर हाइड्रोफोबिक नेचर होगा। हाइड्रोफोबिक मतलब वो सॉल्वेंट से दूर भागने की कोशिश करेगा। क्या भागने की कोशिश करेगा? दूर। सॉल्वेंट से दूर जाएगा। अब जो सॉल्वेंट से मिलना ही नहीं चाह रहा उसको अब जबरदस्ती मिलाने चले गए तो क्या वो सॉल्युबल हो पाएगा? नहीं। इसलिए तुम देखोगे उसमें लिखा होता है इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर और इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन, और इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन। स्पैरिंग का मतलब होता है काफी कम मात्रा में मिल, ठीक ना। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है किसके अंदर? एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। और एक्वा सॉल्यूशन कैसे नेचर का होता है? पानी क्या होता है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये जल्दी मिल नहीं पाता। इसको मिलाने के लिए नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, डीएमएसओ बताया था ना, डीएमएफ बताया था ना, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल फ्लोराइड। बोलो यार यस और नो। ये सब का सब इसमें यूज होता है। तो लिखिएगा इसके बारे में 8 नंबर पॉइंट। it is it is very slightly soluble. 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 It is very slightly soluble or sparingly soluble. Here's the spelling sparingly. It is very slightly soluble
और sparingly soluble. Sparingly soluble. It is very slightly soluble or sparingly soluble. It is very slightly soluble and sparingly soluble. Sparingly soluble. Sparingly soluble in water. In water. In water. बहुत स्लाइटली सॉल्यूबल होता है, या फिर तुम ब्रैकेट में लिख दोगे वाटर के बगल में पोलर सॉल्वेंट. वाटर के बगल में क्या लिख दोगे? पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट में काफी स्लाइटली सॉल्यूबल होता है, बिकॉज देखो यार, ये समझना मेरी बात को, ये जो पोलैरिटी आ रही है ना, ये पोलैरिटी जो तुम देख रहे हो नहीं है, ये इंटरेक्शन के कारण पोलैरिटी आ रही है. और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एक टेम्पररी इंटरेक्शन होता है, परमानेंट इंटरेक्शन नहीं. ठीक ना? इंटरेक्शन है बट बहुत कमजोर लेवल का इंटरेक्शन. NaCl की तरह तगड़ा वाला नहीं है, ये क्लोरीन पे माइनस ही होगा, Na पे प्लस ही होगा. यहाँ पे ये केस नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये होता कैसा है, कोवैलेंट के अंदर कैसा आता है, आयोनिक. याद करो फजांस रूल. फजांस रूल नाम का एक रूल पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो वही रूल यहाँ पे आ रहा है, कोवैलेंट के अंदर कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स, आयोनिक. तो ये एक्चुअल अच्छा वाला नहीं होता, इसके अंदर डायपोल डायपोल आता है, और डायपोल इंटरेक्शन एक कमजोर इंटरेक्शन के अंदर कंसीडर. वीक फोर्सेस की जहां कैटेगरी लिखाई है केमिकल बॉन्डिंग, मैंने 4 कैटेगरी निकाली थी फोर्सेस में, और 4 कैटेगरी में जो चौथा कैटेगरी वीक फोर्सेस था, उसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लाई करता है. जिन्हें नहीं भी आ रहा है सुन लो, ये टेम्परेरी इंटरेक्शन होता, परमानेंट इंटरेक्शन नहीं. ये इन्फ्लुएंस होके आता है, बाहर कैसा चल रहा है उसके अनुसार इसमें पोल्स आएंगे. याद रखिएगा, ये जल्दी मिलने वाला नहीं है. तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा. हेलो अल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. और हेलो अल्केन्स आर क्या लिखा है? आर सॉल्युबल इन व्हाट, जल्दी बताइए. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर सॉल्युबल इन व्हाट, जल्दी बताइए. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. Organic solvent which are generally non-polar in nature. Which are generally non-polar in nature. Which are generally non-polar in nature. Non-polar in nature. क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हुई सभी? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है. एक डेटा एनसीईआरटी का गिवन है, प्लीज सारे बच्चे लिख लोगे. एक डेटा एनसीईआरटी का गिवन है, ये डेटा आपको दिमाग में रखना, पर एक्सपेरिमेंटल डेटा है. लिखेगा डाइक्लोरोबेंजीन का, ये स्टार करके एक लिख लो. डाइक्लोरोबेंजीन का एक डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, जो कि लिखना है आपको प्लीज. ये पूछता है आपसे. और एक छोटा सा टॉपिक और बचा, डायपोल मोमेंट. भाई बता देता हूँ, ये क्लियर है सभी को पहले? तो लिखिएगा क्या नाम है डाइक्लोरोबेंजीन का. डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर पता ही है आप लोगों को. डाइक्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के साथ 2 क्लोरीन लगा दो ऑर्थोमेटा पारा पे. समझ में आ गया ना? कहीं के भी लगते चल जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. समझ में आए? तो डाइक्लोरो क्या कहते हैं? बेंजीन का. अब इसमें एक डेटा गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, और वो डेटा आपको दिमाग में रखना है. पहले लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट का. किसका जल्दी बताइए? बॉइलिंग पॉइंट का लिखिए सारे बच्चे. बॉइलिंग पॉइंट का लिखिए प्लीज. देखो मैं बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट का डेटा जो दे रखा है, मेरी बात को समझिएगा. ऑर्थो मेटा पारा का मैं बता रहा हूँ. ऑर्थो पहले, मेटा पहले, पारा पहले. ये सुन लो सर. ये क्या रखा है बच्चे? हेलो. हाँ मॉर्निंग बोलिए. हाँ लिखिएगा. सुनो सबको, बॉइलिंग पॉइंट का डेटा क्या दे रखा है? 453, 446. सुन लेना मेरी बात को, अगर लिखना है किसी बच्चे को डेटा लिख भी सकते हो. 453,
डिग्री सेल्सियस में बता रहा हूँ, सॉरी केल्विन में बता रहा हूँ। 453, 446, 448 ऑर्थो, मेटा और पारा। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, 453, 446, 448, 453, 446, 448 लिखा है। अब बताओ ऑर्थो मेटा पारा, समझ गया ना? पहला ऑर्थो है, दूसरा मेटा है, दूसरा क्या है? पारा। मैंने ये लिखा है तुमको बॉइलिंग पॉइंट का, किसका लिखा है? बॉइलिंग पॉइंट। बताओ इसमें ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा? 453, वो कौन सा है? ऑर्थो। फिर क्या दे रखा है? पारा। फिर ओपीएम दे रखा है क्या? लिख लो, ओ इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन एम। ओ इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन एम। ओ इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन एम। और सुनो, जनरल केस में पारा ज्यादा होता है किससे? ऑर्थो और मेटा से दिखाया था ना। और ये डेटा गिवन है, अब डेटा में तुमको तो स्लाइड चेंज है ना, वैसा ऑब्जर्व किया गया है। फिर एंड ऑफ लेयर केस में कहीं डेटा पूछना होता है तो एनसीईआरटी ऐसा गंदा सवाल देता है, ठीक ना? तो ये वाला आप दिमाग में रखोगे, ये केवल क्लोरीन के लिए। नेक्स्ट लिखिएगा, जनरल कोई भी आ जाए फिर पारा का ऑर्थो और मेटा के ऊपर रखोगे, ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का भी डेटा कॉपी कर लो, एनसीईआरटी से लिखवा रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का डेटा कॉपी कर लो प्लीज। 256, 256, हाँ केल्विन में है सर। 256, 249, 256, क्या बोला? 256, 249, 323, 323, 256, 249, 323। अरे ऑर्थोमेटा पारा का तीन होगा ना? 256, 256, 249, 353। हाँ 23, 20, सॉरी सर, 323। अरे चलो एक मिनट, सबसे ज्यादा कौन है? एक मिनट, पारा है, फिर कौन सा है? पारा के बाद और तो फिर तो लिख लो, पी इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन एम। पी इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन एम। याद रखोगे, पीओएम यहाँ पे केस होता है, उसमें ओपीएम केस होता है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में कुछ डेटा रखना पड़ेगा। बाद बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका लगभग कंप्लीट हुआ। अब सुनिए, ध्यान देना, मैं तुमको बोलने वाला हूँ, सुनो, गौर कीजिएगा। जिनके पास बुक है वेल एंड गुड, नहीं है सुनो, मैं रिवीजन कर दूंगा, सब कराऊंगा एक बार फिर से पुनः सब कुछ। इधर सुनिए, आप बुक के अंत में अगर आप लिखोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, 4, 5 से 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, उसका रियल लाइफ यूजेस क्या क्या है, ठीक ना? एक आपको हो सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज पे सवाल आ जाए, बट मैं 98 सवाल 100 में से 98 कह रहा हूँ यहीं से पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस हो सकता है कभी प्रॉपर्टीज बेस्ड पूछ ले, मतलब थोड़ा बायोलॉजी ओरिएंटेड ज्यादा हो जाए, केमिस्ट्री ओरिएंटेड कम हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन है ज्यादा। लेकिन तब भी मैं ऐसा करता हूँ कि छोड़ना नहीं चाहिए नुक एंड कॉर्नर को, डिस्कस कर ले तो बेहतर होगा। अब घर पे जाके उसको पढ़ लेना। तो मैं समझाता हूँ, सबसे पहले लिखोगे एक कंपाउंड, लिखेगा फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये रियल लाइफ यूजर्स के बारे में दिया हुआ है। चलिए, फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बच्चे हैं, इसका तो लिखा दिया ना, पीओएम हो गया ना। अब फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड एनसीईआरटी के लास्ट 2 पेजेस पे दे रखा है, फर्स्ट बुक का लास्ट पलटोगे ना, वहां पे डिस्कशन है। तो मेरे मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था, मैं इसका क्लिक किया था क्या? लिखा तो नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, लिखो लिखो, छोटा नहीं है। 3, 4, 5 आप फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर देखिएगा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लोगे सारे बच्चे। उसके बाद सुनो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बार, चलो पहले वो कंपाउंड को
फोकस है देखो। हाँ देखेंगे सब कोई। चलो आ रहा है। हाँ इसके बारे में डिस्कशन है। ये मैं फोटो भी तुमको दिखा दूंगा। पहले तुम स्टार्ट करो हेलो एल्किन के प्रिपरेशन मेथड से। सब कुछ है तुम शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इधर देखो प्लीज। इधर देखो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में तुमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर्म अल्कोहल एक ही जगह पूरा डिजाइन करके दे दिया। और तुम कॉपी में पढ़ना उसमें मैंने बाहर एक्सट्रैक्ट कराया आपको अलग अलग सवाल। बट शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी ग्लांसेस। ठीक ना। इस कारण से मैं इस किताब को प्रमोट करता हूँ। इस बच्चे को फास्ट रिवीजन करना है। एक दिन के अंदर मुझे रिवाइज करना है। एक एक दिन में 3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। हाँ भैया 3 चैप्टर के लिए नोट्स खोलो। बहुत बड़ा। यहीं पे तुम बुकमार्क्स लगा लोगे, तुम्हें नोट्स में मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी और नोट्स में बहुत ज्यादा दे रखा है, इसमें कम है थोड़ा। इसमें तुम ओवरऑल फेच कर लोगे आइडिया को। एक चीज को देखो, जैसे अभी कौन सा रिएक्शन पढ़ा था हम लोगों ने। इस पेज को पलटो। ठीक ना। पेज को इसलिए मैंने किताब पढ़ने की आदत डालो। देखो किताब पे नजर डालना इस पे। सारे रिएक्शंस आपके एक जगह लिखे हुए हैं। बोलो आया नहीं आया। एनसीईआरटी पलटोगे वहां पे लिखा हुआ है। और इस कारण से आपको क्या करना है, सारा का सारा क्या करना है, एक बार में जाके ब्रश करके पूरा खत्म कर लेना है इसको। जब आपको पता लग जाएगा पूरे चैप्टर का निचोड़ मिल गया, सवाल करने लगो। जब कभी रिवीजन दोबारा आएगा, आप इसको शॉर्ट नोट्स की टाइप में रिवाइज भी कर सकते हो। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको सब कुछ दे रखा है, इस कारण से मैं रिकमेंड करता हूँ और कोई रीजन नहीं है। मैं ये एनसीईआरटी इसलिए, और कोई मतलब मेरा नहीं मीनिंग। किताब तो बहुत सारे रिएक्शन भी बहुत है। सब्स्टिट्यूशन में भी ना ऐसे नहीं रिएक्शंस होते हैं। मैं वो नहीं कह रहा कि जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके चला है, जो आपके सिलेबस में उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपके लिए इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। जिसमें से एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड जिन्हें मैंने अक्सर मैंने सवाल कहीं-कहीं देख लिया है। बहुत रेयर चांसेस में एक कंपाउंड है, लिखिएगा डीडीटी। कैपिटल डी टी। कैपिटल डी टी। डीडीटी 2 बार डी 1 बार टी। हाँ, फुल फॉर्म लिखा है। लिखिएगा। डाइक्लोरोफिनाइल। डाइक्लोरो सॉरी डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या हो गया सभी का। ये हो गया क्या। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या चीज है, इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या चीज, इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, देखो सब कोई लिखा। इथेन में कितने कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन, 2 कार्बन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल। सुनो सब कोई, पहले इथेन बना लो और फिनाइल ग्रुप लगा लो। तो फिनाइल ग्रुप ये कहलाता है। इसके साथ क्लोरीन लगा लो। फिर यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा लो, एक क्लोरीन लगा लो। डाइक्लोरोफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, समझ में आया यहाँ पे। वो फिनाइल है, फिनाइल है, कैसा फिनाइल है, क्लोरोफिनाइल। और ट्राइक्लोरोइथेन। तो 3 क्लोरीन तो अब यहीं लग सकता है ना। और ये इथेन बना तो बच गया, अब हाइड्रोजन लगा दो ये स्ट्रक्चर। आया समझ में। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए डीडीटी। क्या कहलाता है ये, डीडीटी। और इसके बारे में कई बार सुना भी होगा शायद। डीडीटी, डीडीटी का छिड़काव किया गया सरकार के द्वारा चलता है। इसे एक्चुअली यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे। किसके लिए यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स। कीट पतंग जो खा जाते हैं अनाज को, उनसे प्रिवेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये होता पॉइजनस है। ये फिशेस के लिए बहुत डेंजरस है। तो आप कहाँ पे इसके बारे में समझो। ये इंसेक्टिसाइड्स कीड़ों मकोड़ों से तो आपके अनाज को बता लिया। अब बारिश हुई और बारिश के बगल में आपने अपने फिशरीज फार्म भी खोल रखे। समझो कि तुम एक ऐसे फार्मर हो, तुम हाइब्रिड तौर पे फिशेस भी पालते हो और क्रॉप भी उगाते हो। और खेत में एक जगह तुमने एक बड़ा सा पॉन्ड बना रखा है जहाँ पे आपने मछली को पाल रखा है। अब इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव कर दिया आपने, बारिश का सीजन आया। तो ये इंसेक्टिसाइड्स वाटर के फॉर्म में किधर चला जाएगा, नदी में। या फिर जो पॉन्ड जिसमें आप मछली मत रखे हो, हाँ, तो मछलियों के लिए तो ये हानिकारक है। तो लॉसेस तो आप ही का है ना। अब उससे मान के चलो मछली सप्लाई हो रही है और वहां से अच्छे खासे आप पैसे अर्न कर रहे हो। तो फिशेस भी मर गई। एक्वेटिक एनिमल्स पे प्रॉब्लम भी हुआ। लेकिन ये इंसेक्ट से बचाता है। तो इसके कुछ यूजेस आपको ऐसे लास्ट में दे रखे होंगे। और इसके यूजेस क्या है, मैं आपको यूज केस नहीं, मैं खुद कहूंगा एक बार पढ़ लेने के लिए। और इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा आज आपको, ठीक ना, तो एक बार पढ़ लोगे।
तो यहाँ पे क्या लिखा है? एनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप, सॉरी यहाँ से इट इज, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज हाईली टॉक्सिक टुवर्ड्स फिश। मछलियों के लिए टॉक्सिक है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। इट इज केमिकली स्टेबल एंड फैट सॉल्युबल। केमिकली स्टेबल होता है, रिएक्शन नहीं शो करेगा, फैट्स में स्टोर होता जाता है, इंसानों के फैट में स्टोर होता जाता है। तो फैट्स हमारे लिए एनर्जी जरूर दे देता है, बट फैट हमारे लिए उतना भी नेसेसरी नहीं है, इसलिए तो फैट को हम कट कर देते हैं कई बार एक्सरसाइज वगैरह करके। उसके बाद क्या कर रहा है, डीडीटी इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली इन एनिमल्स। हाँ, मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता। आप कोई चीज मान के चलो, वहां पे गाय जाके खाना खा ली, तो खेतों में चर के वहां डीडीटी का छिड़काव है, अब होगा नहीं, बट वो धीरे धीरे इंसानों के मतलब उसके अंदर बॉडी में पॉइजन की तरह, स्लो पॉइजन की तरह जमा होता चला जाए। और इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। यूज क्या किया जाता है बच्चे, इससे यूज किया जाता है डीडीटी को एज ए इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज किया जाता है। ऐसे ही आपको दिए रखे हैं यहाँ पे, पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द मॉस्किटोज दैट स्प्रेड्स द मलेरिया एंड द लीस। लीस क्या होता है वो, LIC क्या होता है, लाइस, लीस लाइस क्या कहते हैं इसे, दैट कैरीज द टाइफस। अब देख लेना टेक्निकल टर्म है, मैं गूगल करके देख लूंगा, डजंट मैटर लॉट। मैं कह रहा हूँ आपको, सुनो यहाँ पे पूरा पॉइंट वाइज दिया हुआ है। मैं कहूंगा जिस समय आपको फुर्सत मिले, आप इसको एक बार में पढ़ के पॉइंट बाय पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेना, ठीक ना। एक बॉक्स भी दे रखा है किस किस चीज का यूज है, एनसीईआरटी का लास्ट पेज है, दिस होल अबाउट द चैप्टर 1। अगेन आई विल गोइंग टू रिवाइज इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में पूरा रिवीजन कराऊंगा एक बार में, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। रिवीजन के दौरान आप कॉपी नहीं करेंगे उसको, मैं भिजवा दूंगा PDF आपको, तब आप कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका तगड़ा लेवल का सारा पेपर PYQ वाला सबसे पहले करूंगा, है ना, ताकि आपको होलिस्टिक आइडिया लग जाए कि आता कैसा है पेपर। कोई दिक्कत आया सबको समझ में? तो एक बार रिवीजन करके सब सारे बच्चे आएंगे, कल एक बार पेपर दे लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पेपर में मैं फिर से एंड कर देता हूँ, MTG आप दोनों का बना लेना प्रॉपर ऑर्डर में, पेपर वहीं से डिजाइन होके आएगा, इतना भी हिंट करके दे रहा हूँ, बट आप प्लीज उसको पूरा कंप्लीट करके आओगे। मैं आपको ये हिंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार चीजों को पहले आपको कंफर्म कराना है कि कहाँ से कैसे आप स्ट्रेंथ बेस बना लो। जैसे आपको ये आइडिया लग जाएगा, फिर आप आगे बढ़ते चल जाओगे। तो ये पूरा कंप्लीट करके आना, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है? सबको क्लियर है ये चीज, ठीक ना? इसका फोटो भेज दिया क्या, फोटो क्लिक करके भेज दिए, इसका ही फोटो भेज दो लास्ट वाले को, ये PDF शाम में चेक कर लेंगे, ट्रांसफर कर, लास्ट पेज का PDF भेज देना सारे कंपाउंड्स का, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।